वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। टुडे सब्जेक्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेशन नंबर 9। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कंसिडरेशन इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश मैनेजमेंट, फ्लॉट एंड नाउ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको कई सेशंस में वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया कि वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दैट मीन्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज टर्म्ड एज द वर्किंग कैपिटल। कंसेप्चुअल थिंग्स में हम सोचें तो ये नेट वर्किंग कैपिटल होती है। Working capital management refers to choosing the level and mix of cash, marketable security, receivables, inventories, bank balance, stocks, and different types of short-term financing. Consideration in working capital management. Working capital management करते समय हमें क्या क्या चीज़ को कंसीडर करना है, किस किस एक्टिविटी को कंसीडर करके चलना है। तो सबसे पहले सेल्स इम्पैक्ट, क्योंकि सेल से कैश जनरेट होता है, डेटर्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स के थ्रू हम सेल्स करते हैं। ऑल दीज आर करंट एसेट्स, ये सब के सब करंट एसेट्स होते हैं। अगर ये कम होते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, अगर ये बढ़ते हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। सिमिलरली लिक्विडिटी इज ऑल्सो अनदर फैक्टर, कि अगर आपके पास लिक्विड कैश है तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर कैश आपके पास ज़्यादा है तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर कैश कम है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसी तरह से रिलेशंस विद स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के रिलेशंस किस तरह के हैं। लाइक स्टेक होल्डर्स के अंदर सप्लायर्स जो आपको उधार माल देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, कस्टमर्स जो आपसे उधार लेते हैं। तो ये पॉइंट हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते समय कंसीडर करने चाहिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मिक्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क कंसिडरेशन and our working capital management. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की 3 अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच कहलाती है, दूसरी अप्रोच कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, और तीसरी अप्रोच जो है एग्रेसिव अप्रोच होती है। इनमें से किसी एक का यूज करके हम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं। आगे इनका एक्सप्लेनेशन विद फिगर्स समझाया गया है। सबसे पहले मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच, हैज रिस्क बाय मैचिंग द मैच्योरिटीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। परमानेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, while temporary current assets are financed with short term financing and there are no excess funds। ये हमारी मैच्योरिटी अप्रोच के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली क्या है? हैज रिस्क बाय मैचिंग द मैच्योरिटी ऑफ एसेट्स। रिस्क को हैज करना है, एसेट्स और लायबिलिटी को मैच करके, और जो फ्यूचरिस्टिक रिस्क होती है उसको हमें मैच कर लेना होता है। परमानेंट करंट एसेट्स को इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना है या परचेज करना है, जबकि जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं उनको टेम्पररी फाइनेंस से यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस से परचेज करना है, और एक्सेस फंड नहीं रखते इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो ये 3 स्टेप्स हम इस अप्रोच के अंदर यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ
मेंटेन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसको जो है हम कर्व के थ्रू इस तरह से शो कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ओके, देखिए यहां पर एक्स एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस आपके टाइम को इंडिकेट करता है, वाई एक्सेस अमाउंट और रुपीज को इंडिकेट करता है। फिक्स एसेट्स आपके जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिनको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू परचेज करते हैं, वो आपको फिक्स एसेट्स की सेपरेट लाइन के थ्रू दिखाए गए हैं। परमानेंट करंट एसेट्स रेड लाइन के थ्रू आपको शो किए गए हैं, और टेम्पररी करंट एसेट्स जो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, उनको एक जिंग जोंग मोशंस की तरह जो लाइन आपको दिख रही है, वो आपके ऐसे एसेट्स होते हैं जैसे डेटर्स है, स्टॉक है, जो कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हुए, पेमेंट आ गया तो कम हो गए, फिर आपने सेल कर दी। सपोज डेटर की अगर हम बात करें तो इस तरह से ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन स्विंग्स होती रहती हैं। ये आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस से होते हैं। अगर ये आप अपने अकॉर्डिंग इनको मेंटेन नहीं कर पाते तो आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के थ्रू इनको मेंटेन कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं, यानी कम अवधि के लिए लोन ले सकते हैं। इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट से भी पूरा करते हैं, कई बार सिक्योर्ड लोन से करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है, कॉल मनी से भी पूरा करते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के, उनसे जो है हम इस नीड को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर हम दो मेथड्स यूज करते हैं। एक पहला क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज टू फाइनेंस बोथ परमानेंट एज वेल एज सम टेम्पररी शॉर्ट टर्म एसेट्स। इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड जो होता है उसको दोनों ही तरह के एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें परमानेंट एसेट्स और टेम्पररी शॉर्ट टर्म एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू फाइनेंस करके हम परचेज करते हैं या एक्वायर करते हैं। दूसरी चीज़ होती है व्हेन देयर आर एक्सेस फंड्स, अगर आपके पास एक्सेस फंड बचता है तो दे आर इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो उस एक्सेस फंड को जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह की अप्रोच जो आपकी जो है कंजर्वेटिव अप्रोच कहलाती है टू मेंटेनिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको जो है एक फिगर के थ्रू हम इस तरह से शो कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स लाइक एज मैचिंग अप्रोच, परमानेंट एसेट्स जो है उसी तरह से, एंड देन आपका मोशन करती हुई अप डाउन स्विंग लेती हुई जो लाइन है वो आपकी टेम्पररी करंट एसेट्स की होती है, जो समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, क्योंकि टाइम बीतता चला जाता है, आपके पास रिकवरी होती चली जाती है, आप फिर सेल करते हैं, फिर रिकवरी होती है। तो इस तरह से डेटर आपके कम हो जाते हैं, स्टॉक कम या ज़्यादा हो जाता है, कैश कम या ज़्यादा हो जाता है, बैंक बैलेंस कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी लाइन जो है आती है। लेकिन फ़र्क क्या है, जो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जैसे आपके पास एक्सेस का फंड आता है, जैसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इतना जो पोर्शन है ये आपके पास एक्सेस फंड है। इस एक्सेस फंड को आप क्या करेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी में डिपॉजिट करा देंगे। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर एक्सेस फंड है, तो ये जो पैरेलल है, परमानेंट करंट एसेट्स के पैरेलल जो लाइन है, इस लाइन के बीच का जो डिफरेंस है ये आपका एक्सेस फंड है। और इस एक्सेस फंड को आप क्या करेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं एज पर द कंजर्वेटिव अप्रोच। और उसी तरह से जैसे हमारे मैचिंग अप्रोच के अंदर फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, और यहाँ पर जो है करंट एसेट्स, सम करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से एंड अदर करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू हम जो है एक्वायर करते हैं।
इसके बाद तीसरी जो अप्रोच होती है वर्किंग कैपिटल मेंटेनेंस की, वो आपकी एग्रेसिव अप्रोच होती है। अंडर एग्रेसिव अप्रोच हम क्या करते हैं, यूज लेस लॉन्ग टर्म एंड मोर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देन द कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच की अपेक्षा इसमें जो है कम लॉन्ग टर्म एसेट्स को यूज करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म को ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम इसको एग्रेसिव अप्रोच कहते हैं। और इसको जो है इस तरह के कर्व के थ्रू हम शो कर सकते हैं, लाइक दिस वन। अब देखिए यहाँ पर फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू आपका एक सीधी रेखा में होता है, परमानेंट करंट एसेट्स रेड लाइन के थ्रू जो कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू करेंगे, और टेम्पररी करंट एसेट्स उसी तरह से आपके जिंग जोंग मोशन लेते हुए रिकवरी बूम, इस तरह रिकवरी बूम रिसेशन के थ्रू आपका चला जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ एरिया जो है लॉन्ग टर्म से हमने कवर किया हुआ है। यहाँ तक जो है हम लॉन्ग टर्म से ही लॉन्ग टर्म से जो है फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन बाकी का एरिया जो हमारा है जिससे हम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट टर्म में फाइनेंसिंग है। तो इससे क्या क्या सिद्ध होता है एग्रेसिव अप्रोच के अंदर, कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज हम इस अप्रोच में ज़्यादा करते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का यूज कम करते हैं बाय द कंपेरेबिलिटी ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच। इसके बाद कॉस्ट एंड रिस्क कंसीडरेशन। यील्ड कर्व इज यूजुअली अपवर्ड स्लोपिंग, शॉर्ट टर्म रेट्स आर मोर वोलाटाइल देन लॉन्ग टर्म रेट्स। यहाँ रेट्स की जो बात हो रही है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट। जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा वोलाटाइल होता है। फर्म्स एबिलिटी टू ऑब्टेन नीडेड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, इसलिए जो है फर्म को क्या चाहिए, जितनी उसे ज़रूरत हो उतना ही फाइनेंस या फंड एक्वायर करे ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचा जा सके। इसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल। देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल का कंसेप्ट क्या होता है कि आपका कैश जो है किस तरह से कन्वर्ट होकर के दोबारा से कैश में बदल जाता है, वो टाइम पीरियड आपका कैश कन्वर्जन साइकिल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें से हमने 80,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया, 10,000 प्रोसेसिंग में लगाए, फिनिश गुड्स हुआ हमारा COGS 90,000 का, और उस 90,000 के गुड्स को हमने 1,50,000 में सेल किया, जिसमें से 50,000 आपने कैश सेल की, तो वो आपका दोबारा से कैश में जा कर के वो कैश बढ़ जाएगा। कैश आपका इन्वेस्टमेंट के टाइम पर 10,000 बचा था, अब जो है वो 60,000 हो गया। 1 लाख के आपके डेटर है, डेटर को आपने 2 महीने का टाइम दिया या 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने बाद 1 लाख रुपए आपके पास फिर आ जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितना टाइम लगा वो आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल होती है। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द कैश कन्वर्जन साइकिल इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल एंड द रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल। And it can be shown by using this figure. देखिए यहाँ पर जो परचेज ऑफ इन्वेंट्री जो मैंने आपको बताया एग्जांपल के थ्रू कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री गिवन हेयर, देन इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड यानी प्रोसेसिंग हमने किया, प्रोसेसिंग करने पर यहाँ पर आपका हो गया सेल ऑन क्रेडिट, हमने उधार सेल की, उधार सेल की, इतना टाइम लगा आपका कलेक्शन और कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल में, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आपका ये हो गया। तो ये पीरियड प्लस ये पीरियड, जब आप कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल में इतना टाइम लगाएंगे, इधर जो है आपको एक और टाइम देना पड़ेगा
और वो कौन सा है जिनसे आपने परचेज किया था, ये वाला गुड्स जो परचेज किया था इनको पेमेंट देना है, जिसको पेबल डेफर्ड पीरियड हम बोलते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया, जितना भी टाइम लगेगा, माइनस इसको किया पेबल डेफर्ड पीरियड को, तो आपका क्या आ जाएगा, कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगी। दैट मीन्स द टाइम लैग बिटवीन द कैश इन्वेस्टेड एंड कलेक्शन ऑफ द कैश। तो इस तरह से हमारी कैश कन्वर्जन साइकिल को हम शो कर सकते हैं। इसको जो है हम एक लाइफ साइकिल की तरह भी बना सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर आपका कैश है, यहाँ कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल से प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से फिनिश गुड्स हुआ, फिनिश गुड्स से आपका डेटर्स हुए, डेटर से आपका कलेक्शन हुआ, कलेक्शन जो हुआ उसको आपने पेमेंट दे दिया जिनसे आपने परचेज किया था, और जो बचा वो आपका दोबारा से कैश में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से भी हम कैश कन्वर्जन साइकिल बना सकते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल को हम सिंबॉलिकली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल इक्वल टू इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल डेफर्ड पीरियड। दैट मीन्स जो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने का जितना भी टाइम होता है वो आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड होता है, प्लस हमने डेटर्स को उधार सेल की, उनसे पैसे आने तक का टाइम या समय वो आपका रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड होता है, माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल परचेज को पेमेंट हमें कब तक देना है उसको। तो इस तरह से आपका एक टाइम लैग आ जाएगा जिसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल बोलेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। अब देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड क्या है कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि हमारे पास 4 तरह के स्टॉक होते हैं, और उन 4 तरह के स्टॉक में जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है वो हमारा पहला फर्स्ट स्टॉक लेवल होता है। उससे फिनिश गुड्स तक, फिनिश्ड स्टॉक तक जाते समय जितना टाइम लगेगा वो आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड होगा। इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम द परचेज ऑफ इन्वेंट्री टू द टाइम द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। जब तक सेल्स हो जाती है उधार में तब तक का समय आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कहलाता है। And it can be solved by using this formula. Inventory conversion period equal to inventory multiply 365 divided by cost of goods sold or COGS, which is equal to 365 upon inventory turnover. Inventory turnover क्या होता है, COGS upon total sale, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो उसको हम जो है इन्वेंट्री टर्नओवर कहते हैं। इसके बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। द रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू कलेक्ट ऑन अकाउंट रिसीवेबल्स इक्वल टू डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, which can be calculated by using the formula like receivables collection period equal to receivables or average receivables multiply 365 divided by sales or 365 divided by receivables turnover ratio. इसके बाद पेबल डेफर्ड पीरियड। ये कौन सा पीरियड होता है, वो टाइम या डेज जिसमें आपको अपने क्रेडिटर को पेमेंट देना है, वो आपका पेबल डेफर्ड पीरियड कहलाता है। एंड इट कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग द डेफिनेशन, द पेबल्स डेफर्ड पीरियड इज द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर एंड द पेमेंट ऑफ कैश फॉर द सेम। पेबल कन्वर्ट डेफर्ड पीरियड इक्वल टू अकाउंट पेबल प्लस वेजेस बेनिफिट्स पेरोल्स टैक्स पेबल्स डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस सेलिंग
जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाई 365। कैश कन्वर्जन साइकिल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग अ इमेजिनरी एग्जांपल, like given the following information about Vision Opticals, compute the firm's cash conversion cycle. Inventory is given as 19,000, account receivable rupees 21,000, account payable 5,600, wages, benefits, payroll, taxes 9,000, sales 2,27,000, cost of goods sold 93,000, selling and other expense 22,000. Inventory conversion period equal to inventory multiply 365 divided by COGS, which is equal to 365 upon inventory turnover ratio. So, inventory conversion period equal to 19,000 divided by 9,300 multiply 365, which is equal to 74.57 days. देखिए, इसको हम जो है मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मंथ्स में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको हम STR बोलते हैं। जब आप 12 से इसके प्रोपोर्शंस को डिवाइड करेंगे तो आपकी मंथ में वैल्यू आ जाएगी 2.5 समथिंग, 2.5 मंथ के इक्वल आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको आपका जो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है उसमें 2.5 महीना लगेगा। वीक में भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और वीक में निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 52 डिवाइडेड बाई STR, दैट मीन्स 52 डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और जो 52 है वो क्या है? 52 वीक्स होते हैं एक ईयर में, इसलिए हम यहाँ पर जो है 52 यूज करेंगे। Then receivables collection period equal to receivables multiply 365 divided by sales, or 365 divided by receivables turnover ratio. So receivables collection period as per the example given above, 21,000 divided by 2,27,000 multiply 365, which is equal to 33.77 days, or 12 divided by receivable period or receivable ratios, which is equal to 1.37 or something. Now, payable deferred period can be calculated by above example. Payable deferred period equal to account payable plus wages, benefits, payroll tax, payable, etc. divided by COGS plus selling, general and administrative expense multiply by 365. So it is equal to 5,600 plus 9,000 divided by 93,000 plus 22,000 multiply by 365, which is equal to 46.34 days. Cash conversion cycle equal to inventory conversion period plus receivables collection period minus payable deferred period. So cash conversion cycle equal to 74.57 days plus 33.77 days minus 46.34 days, which is equal to 62 days is your cash conversion cycle. That means 2 months and 2 days के बाद आपका जो है कैश कलेक्ट हो जाएगा। नाउ कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम, उस क्यों के लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हैं, और उनका आंसर नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिलेगा। जैसे हाउ मच लिक्विडिटी, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी शुड द फर्म हैव। सेकेंड, व्हाट शुड बी द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आप यहां से देखेंगे। डिमांड्स फॉर कैश, कैश की डिमांड क्यों होती है, या व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल्डिंग द कैश।
बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि हम कैश क्यों होल्ड करना चाहते हैं या कैश मेंटेन क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या है कि जो लेन देन होता है हमारा, लेन देन के लिए हम जो है कैश होल्ड करते हैं। कहीं से हमें पेमेंट आना है तो कहीं हमें पेमेंट करना होता है ईच एंड एवरी डे। सो इस तरह का जो मोटिव है हमारा वो ट्रांजैक्शन मोटिव कहलाता है या ट्रांजैक्शन डिमांड कहलाता है। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव और प्रिकॉशनरी डिमांड। प्रिकॉशनरी मीन्स सावधानी के लिए हम रखते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने पास कुछ इमरजेंसी फंड रखता है कि अचानक ही कोई घटना घटित हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अगर आपके पास कैश होगा तो आप इमीडिएटली उसका सामना कर सकते हैं उस घटना का। तो उसके मोटिव से जो कैश रखा जाता है दैट इज नोन एज प्रिकॉशनरी डिमांड। नेक्स्ट वन इज अ स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव में क्या होता है कि जब कोई भी कमोडिटी, जैसे आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं और वो आपको एक दिन या 2 दिन के लिए सस्ता हो जाता है, तो उस समय आप जो है अपनी एनुअल डिमांड को के बराबर गुड्स परचेज कर सकते हैं और उसके बाद वो महंगा हो जाएगा तो आप पूरे साल जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस तरह के कार्य को हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं कि जब भी कमोडिटी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होती है तो उस समय हम ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज कर लें और उसके बाद उसका पूरे साल बेनिफिट्स उठाते रहें, तो उसके लिए भी हम कैश रखते हैं अपने पास। नेक्स्ट वन इज अ कंपेंसेटिंग बैलेंसेस या कंपेंसेटिंग अप्रोच और कंपेंसेटिंग मोटिव्स के कुछ एक्सपेंस जो हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं या कुछ एक्रूड इनकम्स होती हैं, उनको एक दूसरे से कंपेंसेट करने के लिए भी हमें कुछ बैलेंस, कुछ कैश रखना होता है और उस मोटिव को हम कंपेंसेटिंग मोटिव कहते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं, इंटरनेशनल मार्केट की में डील करती हैं, तो उनके लिए एक और मोटिव होता है जिसको हम एक्सचेंज मोटिव कहते हैं, जो इसमें नहीं शो किया गया। एक्सचेंज मोटिव क्या होता है कि जब आप एक करेंसी डिनोमिनेशन से दूसरे करेंसी डिनोमिनेशन को चेंज करते हैं तो वो आपका एक्सचेंज मोटिव होता है या ट्रांसलेशन मोटिव भी हम कहते हैं उसे, कि जब हम एक करेंसी से दूसरे करेंसी डिनोमिनेशन में बदलते हैं तो वो आपका ट्रांसलेशन मोटिव होता है और उसके लिए भी हम जो है कैश होल्डिंग करते हैं या हमें कैश की डिमांड होती है। इसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स, यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, treasury notes and treasury bonds. These are also issued in Indian scenario and each and every nations. US Federal Agency securities, negotiable certificates of deposits, short-term tax exempt municipals, bankers acceptance, commercial paper, preferred stock and money market preferred stock। ये क्या है आपके, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव हैं कि इनमें से आप किसी का भी यूज करके फंड कलेक्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल होता है, ये जरूरी नहीं होता कि ट्रेजरी बिल केवल यूएस में इशू किया जाता हो, क्योंकि ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म डिमांड डॉक्यूमेंट्स होता है जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इश्यू करता है, जिसको हम सिक्योर्ड बिल्स कहते हैं। और ये 4 तरह का होता है। एक 14 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, एक आपका 82 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, एक 191 डेज का होता है और एक 364 डेज का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डेज मीन्स क्या है कि इतने दिन के लिए इशू किया जाता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि ये डिस्काउंट पर इशू किया जाता है।
तो जो डिफरेंस होता है वो जो है आपके इन्वेस्टर का बेनिफिट होता है। इसी तरह से फेडरल एजेंसीज सिक्योरिटी, बहुत सारी हमारी एजेंसीज होती हैं जिनसे हम कैश एक्वायर करते हैं। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म टैक्स एग्जेम्प्ट म्यूनिसिपल्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस कि हम बैंकर से जो है कुछ एक्सेप्टेंस लें, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस, जैसे आपका ड्राफ्ट होता है उसी तरह से चेक होता है, उसी तरह से बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता है। इसको बैंकर्स एक्सेप्टेंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैंक के द्वारा इश्यू किया जाता है। सेम एज कॉमर्शियल पेपर्स जिसको हम सीपी बोलते हैं, जो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड कलेक्ट करने के लिए हम कॉमर्शियल पेपर का यूज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स का यूज कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक, मनी मार्केट प्रेफर्ड स्टॉक का भी यूज कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स इन कैश मैनेजमेंट, compensating balance requirement, optimal amount of marketable security, transaction cost, maturity, risk and yield. These factors are most important to maintain the working capital. जब हम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें कंसीडर करनी होती हैं, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मेच्योरिटी पीरियड, टाइम कितने टाइम के लिए हम फंड एक्वायर कर रहे हैं, रिस्क कितने % है और यील्ड कितनी आती है। स्पेशल टैक्स सिचुएशंस अगर कोई है। एंड नाउ फ्लॉट। देखिए फ्लॉट क्या होता है, एक्चुअली फ्लॉट इज अ टाइम लैग बिटवीन द डिपॉजिट ऑफ द नियर बाई कैश डॉक्यूमेंट्स अप टू द रिसीविंग ऑफ कैश। कि एक ऐसा टाइम जिसमें नियर बाई कैश इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, जैसे चेक होता है, चेक नियर बाई कैश इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, उसको आप बैंक में जमा कराते हैं और बैंक से क्रेडिट होने तक का जो टाइम है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने तक का जो टाइम है, वो आपका फ्लॉट कहलाता है। हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्लॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल और कलेक्टेड बैलेंस एट द बैंक and the firm's book or ledger balance. Disbursement float occurs when the firm writes a check but the check has not yet cleared the banking system. Collection float occurs when a check has been deposited but the funds are not yet credited to the firm's bank account. ये डिफरेंट काइंड के आपके फ्लॉट्स हैं। जैसे पहला फ्लॉट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल बैलेंस एट द बैंक एंड द फर्म्स कैश बुक के अंदर का जो डिफरेंस है। डिसबर्समेंट फ्लॉट के अंदर क्या आपने एक चेक राइट्स किया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। कलेक्शन फ्लॉट्स के अंदर आपने चेक को डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने अब तक उसको क्रेडिट नहीं किया। ये सभी फ्लॉट्स के एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद फ्लॉट मैनेजमेंट टेक्निक्स कि फ्लॉट को किस तरह से मैनेज करेंगे। सबसे पहले वायर ट्रांसफर्स, दूसरा मेथड होता है जीरो बैलेंस अकाउंट JBA कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट का यूज करें। तीसरा होता है कंट्रोल डिसबर्सिंग चौथी टेक्निक होती है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पेबल्स। Next one is lock box or lock boxes, and now locks box system. Discount music stores is evaluating a lock box system which will reduce float by 3 days. The lock box system costs rupees 15,000 per year. The firm's daily collection average rupees 1,50,000 and its opportunity cost of fund is 6% per year. Should the firm utilize this lock box system or not? And now solution. Fund freed up due to the reduction in float equal to 3 days multiply 1,50,000 per day, which is equal to 4,50,000. Annual value of float reduction 4,50,000 into 6%
which is equal to 27,000. After deducting rupees 15,000 cost of the lockbox system, the firm's net rupees 12,000 before tax or net income rupees 12,000 before taxes. तो जब 12,000 की आपको प्रॉफिट हो जाती है तो आप क्या करना चाहेंगे, लॉक बॉक्स सिस्टम को यूज करना चाहेंगे. देन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, trade credits is also another tools of short term financing. Secured and unsecured bank loans, commercial papers, and now cost of trade credit. Discount music stores buys its inventory on 3/10 net 30. That means अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है तो 3% कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. What is the cost of not taking the discount? Suppose DMS buys rupees 1 lakh, rupees 10 lakh worth of inventory. If they forego the 3% discount to pay on day 30, they are borrowing rupees 9,70,000 for 20 days and paying rupees 30,000 interest. Like this one, 0 to 10 9,70,000 और 10 से लेकर के 30 तारीख तक अगर आप पेमेंट देते हैं तो आपको पूरा 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा. तो जो डिफरेंस है 30,000 का वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है. इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट्स APY वर्सेस APR टेक्निक्स. APY इक्वल टू 1 प्लस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट टू दी पावर 365 अपॉन टोटल पीरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड minus 1. Whereas APR equal to discount percent upon 100% minus discount percent multiply 365 upon total period minus discount period. So cost of trade credit APR. अगर पिछले वाले एग्जाम्पल को हम इसके थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे 0 to 10 9,70,000 रुपीज़ एंड 30 डेज तक उसको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. सो APR इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 9,70,000 मल्टीप्लाई 365 डिवाइडेड बाई बैलेंस डेज यानी 30 दिन माइनस 10 दिन डिवाइडेड बाई 20 डेज विच इज इक्वल टू APR इक्वल टू 56.44%. कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट बाई यूजिंग APY 0 to 10 कि मैं अगर पेमेंट दे देते हैं तो 9,70,000 पे करना पड़ेगा और अगर 30 डेज में करते हैं, आफ्टर 10 डेज करते हैं तो 10 लाख यानी 30,000 रुपये फालतू देने होंगे. सो 9,70,000 इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाई 365. अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे विच इज इक्वल टू 1 प्लस R टू दी पावर 20 अपॉन 365 इक्वल टू 1000 और 100 अपॉन 97 कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1000 डिवाइडेड बाई 970. सो R इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 970 टू दी पावर 365 बाई 20 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.7435. दिस इम्प्लाइज बाई 74.35%. जब हम परसेंट में इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके बाद इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स. एडवांटेजेस: रेडिली अवेलेबल, इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग पेमेंट्स. ट्रेड क्रेडिट्स के अंदर ये एडवांटेज होते हैं. देन डिसएडवांटेजेस: हाई कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट foregone, stretching of payments can hurts reputation. Then bank loans, short-term unsecured loans, transactions loan, line of credit, revolving credit agreement, terms loan, bullet maturity, balloon payments, and now cost of bank loans, prime rate plus spread,
LIBOR plus spread, compensating balances, and now compensating balances requirement. Let's P equal to amount of loan, F equal to loan terms, R equal to interest rate on loan, and B equal to incremental cash balance as a result of compensating balance requirement, Y equal to interest earned, if any, on compensating balances. Interest charges equal to RPF, interest received equal to YBF, then compensating balance requirement equal to APR equal to interest charges minus interest received divided by loan amount minus compensating balance multiply 1 by F. This implies by RPF minus by BF divided by P minus B into 1 by F. Compensating balance requirements. Custom Controls is considering a 1-year loan of rupees 1,50,000 at an interest rate of 14%. Due to compensating balance requirement, Custom Control will have to maintain a deposit balance of rupees 20,000, which it would not have otherwise maintained at the lending bank. The deposit will earn 6% per year. What is the APR of this loan? So, we can calculate the APR by using the formula APR equal to RPF minus YBF divided by P minus B multiply 1 upon F. APR equal to 0.14 multiply 1,50,000 minus 0.06 multiply 20,000 divided by 1,50,000 minus 20,000 multiply 1 upon 1, which is equal to 15.23%. Without the 6% yield on the compensating balance, the APR equal to 16.15%. And now discount loan. The interest charge is deducted in advance for the discount loan. Let R equal to interest rate on the loan, F the terms of the loan, P the principal amount. The APR of a discount loan is given by APR equal to RPF divided by P minus RPF multiply 1 upon F. This is equal to R upon 1 minus FR. Comparison of single payment loan. Ole Tools Inc. needs to borrow rupees 5,000 for 6 months. For single payment loan, alternatives are available as shown below. In each case, the interest rate is 15% per year. Compute the APR and APY of each alternative. Loan ABCD, interest payment in arrears, compensating balance no. B के अंदर in arrears yes 10%, C in advance no, D in advance yes 10%. So interest charge on the loan is rupees 5,000 multiply 0.15 into 0.5 years, which is equal to rupees 375. For loan A and B, this amount is added to the repayment at loan maturity. For discount loans C and D, this amount is deducted from the loan amount at loan initiation. Compensating balance for loans B and D is rupees 5,000 into 0.10, which is equal to rupees 500. Now, loan A CF 0 rupees 5,000, CF 15375, then APR equal to 375 divided by 5,000 multiply 1 upon 0.5, which is equal to 15%. For B, rupees 4,500, CF 14875, then APR equal to 375 divided by rupees 4,500 into 1 upon 0.5, which is equal to 16.67%. For C, initial payment 4625, then CF1 5,000, then APR equal to rupees 375 upon rupees 4625 multiply 1 upon 0.5, which is equal to 16.25%.
4.22%. And so D, rupees 4,125 and CF1 4,500, APR equal to rupees 375 upon rupees 4,125 multiply 1 upon 0.5, which is equal to 18.18%. A comparison of single payment loans. Loans A 5,000 CF0, CF1 5375, APR 15%, APY 15.56%. Loan B CF0 4,500, CF1 CF1 4875, APR 16.67%, APY 17.36%. C rupees 4625 for CF0, CF1 rupees 5000, APR 16.22%, APY 16.87%. D rupees 4125 for CF0, CF1 4500, APR 18.18% and APY 19.01%. So, or which is equal to rupees 5375 upon 5000 का whole square, APY is calculated. Then 4875 upon 4500 का whole square. Then rupees 5000 का whole square upon rupees 4625. Then 45 upon 4125 का whole square. Discounted installment loan. Sheridan system borrows rupees 12,000 for 3 months at 15%. The interest is paid in advance and Sheridan will pay the loan in 3 monthly installment of rupees 3,000 at the end of first 2 months and rupees 6,000 at the end of the third month. Compute the APY and APR of this loan. And now solution. Discounted installment loan, the interest cost of this loan is rupees 12,000 multiply 15% multiply 3 by 12 years, which is equal to 450. Since the interest is deducted in advance, Sheridan will get rupees 12,000 minus 450. This implies by 11,550 at loan initiation. Discounted installment loan at initial stage 11,550 for 1 year minus 3,000, then 3,000, then 6,000. So 11,550 equal to 3,000 upon 1 plus r plus 3,000 upon 1 plus r square plus 6,000 upon 1 plus r cube. So r equal to 1.72% per month. APR equal to 12 into 0.0172, which is equal to 20.6%. And APY equal to 1.0172 to the power 12 minus 1, which is equal to 22.68%. And now commercial paper. Commercial paper is a negotiable business IOU note. It is sold by the largest, most credit-worthy firms on a discount basis. Maturity is set to less than 270 days. Registration with the SEC is not required. 40% of commercial paper is sold through dealers. Commission of about 0.125% on an annualized basis. Factor affecting short-term financing mix. Number 1, cost of each source of fund including options. Number 2, desired level of current assets. Number 3, seasonal component of current assets. Number 4, extent of maturity matching. Number 5, flotation cost. Number 6, restricted access to long-term capital. Number next, bankruptcy cost. Number next, firm's choice of risk level. And now, do it yourself. Question number 1. Explain various sources of working capital.
Question number 2, what is commercial paper, how it is important for the industry. And that's it from session number 9. Thank you.